तो कुबरनेटिस वॉल्यूम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले, राइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अपन इस जो कुबरनेटिस वॉल्यूम का टॉपिक है इसके अंदर डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहली चीज़ तो अपन डिस्कस करेंगे पीवी एंड पीवीसी। किस किस के बारे में बात करेंगे सर? पीवी एंड पीवीसी। पीवी का मतलब होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम, पीवीसी का मतलब होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। क्या होता है सर? परसिस्टेंट वॉल्यूम, और जो नेक्स्ट होता है आपका वो होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टैटिक प्रोविजनिंग एंड डायनामिक प्रोविजनिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? स्टैटिक प्रोविजनिंग एंड डायनामिक प्रोविजनिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले। सबसे पहले समझते हैं सर कि हमें ये जो कुबरनेटिस में वॉल्यूम है इसकी रिक्वायरमेंट कर क्या पड़ी, और फिर अपन बात करेंगे पीवी क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, उसके बाद स्टैटिक प्रोविजनिंग क्या होती है, डायनामिक प्रोविजनिंग क्या होती है। देखिए अभी तक आपने जो भी ताम झाम किया उसमें क्या करते थे सर, आप एक क्लस्टर बनाते थे। क्या करते थे उज्जवल जी? एक आप क्लस्टर रेडी करते थे। इस क्लस्टर के अंदर आपके पास मल्टीपल नोड होते थे, राइट। क्या होता था सर? आपके पास मल्टीपल नोड होता था। अब आपके पास एक नोड भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, या पांच हो सकते हैं, राइट। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने क्या किया सर? नोड क्रिएट कर दिया। अब नोड के अंदर क्या करते थे सर? हम पॉड क्रिएट करते थे। क्या करते थे उज्जवल जी? पॉड क्रिएट करते थे, राइट। तो ये आपका हो गया क्लस्टर, ये हो गए आपके नोड, ओके। तो ये आपका, सॉरी, उसके बाद आपका नोड 3 एंड आफ्टर दैट नोड 4, राइट। तो n नंबर ऑफ नोड आपके पास अवेलेबल होते थे। अब नोड के अंदर हम क्या करते थे उज्जवल सर? नोड के अंदर क्रिएट करते थे पॉड। अब ये पॉड आपका डिसाइड नहीं होता था, किसी भी पॉड पे बन सकता है, सॉरी किसी भी नोड पे बन सकता है आपका पॉड, राइट। तो आपने सपोज एक पॉड क्रिएट किया तो फर्स्ट टाइम में वो क्या हुआ सर? एक आपका नोड 1 पे बन गया। सेकेंड टाइम में जब पॉड क्रिएट किया तो नोड 2 पे बन गया। थर्ड टाइम पे आप क्रिएट कर रहे हो नोड 3 पे बन गया। फोर्थ टाइम में आप क्रिएट कर रहे हो नोड 4 पे बन गया। दैट मीन्स आपका नोड कहीं पर भी क्रिएट हो सकता है, राइट। वो अलग बात है कि इसके लिए हम लोग नोड सेलेक्टर का यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो पॉड क्रिएट होगा वो कौन से नोड पे क्रिएट होगा। परफेक्ट। तो हमने क्या बोला कि सर यहाँ पर हमारा जो पॉड बनता है, इस पॉड के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, क्या होता है सर? पॉड के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, अगर पॉड डिलीट हुआ तो वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। क्या होगा? जैसे ही आपका पॉड या तो रिस्टार्ट होगा या डिलीट होगा तो आपका डेटा भी चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुबरनेटिस में हमें ज़रूरत पड़ी परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की। बात आ गई समझ में कि परसिस्टेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम क्लेम की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं सर, नहीं समझ आया। मैंने बोला भाई आपका एक पॉड है, ये पॉड के अंदर कोई डेटा स्टोर हो रहा है, चाहे वो आपकी कोई फाइल हो सकती है, कोई डायरेक्टरी हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो, कोई भी डेटा हो सकता है आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड। कल को ये पॉड क्या होता है? रीस्टार्ट होता है, ये डिलीट होता है, तो आपका डेटा भी चला जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है भाई, आपका डेटा डिलीट हो गया। तो डेटा आपका सेफ होना चाहिए ना। पॉड भले ही डिलीट होकर रिक्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो डेटा आपका लॉस ना हो, उससे बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी पीवी एंड पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की। सर एक सेकंड, हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था ना सर, जिसमें पॉड डिलीट हो रहा था तो ऑटोमेटिकली एक और तुरंत कनेक्ट हो जा रहा था। वो क्या टॉपिक था वो सर? वो तो आपका पॉड क्रिएट हो रहा है ना, बट वॉल्यूम डेटा थोड़ी आ रहा है। डेटा तो आपका गया ना, जैसे ही पॉड गया तो। अच्छा, नहीं आप उस समय बोले थे कि वो डेटा भी वैसा वैसा आ जाता था। वो कौन सा टॉपिक था सर वो? नहीं, डेटा कहाँ आया भाई? डेटा लाया ही तो नहीं वो आप। कौन सा टॉपिक था ना? हमने 8 पॉड क्रिएट किए थे, तो एक मान लीजिए चला गया तो दूसरा भी उसे रेप्लिका तुरंत वो सेट, आप रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट, तो उसमें डेटा नहीं आता था क्या सर? नहीं। ओके, तो उसी समय वो लोग ये काम करते थे तो सही रहता था, मतलब अलग अलग सब बना के बैठे। ठीक है।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा पॉड क्रैश हो गया तो डेटा भी क्रैश हो जाएगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया, कुबरनेटिस के अंदर परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम का यूज़ किया। अब बात आती है सर कि ये जो आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है या परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम होता है, ये क्या करते हैं, राइट। तो ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है ये क्या होता है। देखिए जो आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है ना सर, ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल स्टोरेज स्पेस होता है। क्या होता है, जो आपका फिजिकल पीवी होता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये एक तरीके का फिजिकल स्टोरेज होता है जो क्या करता है, कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर क्लस्टर के अंदर पहले से सेटअप करके रखता है। अच्छा, बात आती है कि सर हम ये जो पीवी बना रहे हैं ये किसी नोड के अंदर बनेगा या क्लस्टर के अंदर बनेगा या कहाँ बनेगा, राइट। तो देखो भाई साहब, पहली बात तो आपका नोड जो है वो फिक्स नहीं है कि पॉड इसी नोड पे क्रिएट होगा, राइट। भाई आपका पॉड अगर डिलीट हुआ है तो रिक्रिएट होगा, तो हो सकता है वो नोड 1 की जगह नोड 2 पे शेड्यूल हो जाए, हो सकता है नोड 3 पे शेड्यूल हो जाए, हो सकता है नोड 4 पे शेड्यूल हो जाए, राइट। तो किसी भी नोड पे आपका शेड्यूल हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई हमने मान लो परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, अब हमारा वॉल्यूम यहाँ पर चल रहा है और हमारा पॉड भी यहीं पे चल रहा है, तो हमारा डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। कल को हमारा पॉड क्रैश हो गया, पॉड कहाँ दूसरे पे शेड्यूल हो गया, तो आपका डेटा आधा नोड 1 पे आधा नोड 2 पे, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया हमने, नोड के बाहर हम क्या करेंगे सर, हमारे पीवी और पीवीसी को रखेंगे। बात आ गई समझ में। तो जो पीवी होता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये क्या है सर, एक फिजिकल स्टोरेज स्पेस होता है जो क्या करता है, कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर क्लस्टर के अंदर पहले से सेटअप करके रखता है। बात आ गई समझ में। सर ये एग्जांपल उसकी तरफ ले सकते हैं कि माउंट वॉल्यूम जो हम करते थे लिनक्स में। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो। आपकी हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन है, उसको आप एग्जांपल ले सकते हो परसिस्टेंट वॉल्यूम का। ओके, नेक्स्ट आता है सर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। अब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, जैसे एक आपका पॉड क्रिएट हुआ, राइट। क्या हुआ, एक पॉड क्रिएट हुआ, तो पॉड बताएगा कि भाई मुझे इतने जीबी का स्टोरेज रिक्वायर्ड है और स्टोरेज का टाइप ये होगा। उसके बाद स्टोरेज की पॉलिसी कौन सी होगी, रिक्लेम पॉलिसी आती है, वो रिक्लेम पॉलिसी कौन सी है। फिर उसका एक्सेस मोड कौन सा है, एक्सेस मोड इसके अंदर आता है हमारा रीड राइट और रीड ओनली और मैनी, तो इस टाइप से हमारे पास आती। तो पॉड बताएगा कि भाई मुझे कौन सा स्टोरेज कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। बात आ गई समझ में। सर ये जो लाइन आप लास्ट वाली बोले एक बार फिर से बोलिए। मैंने बोला कि भाई हमारा एक पॉड क्रिएट हुआ, तो पॉड एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा, पॉड बोलेगा कि मुझे एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जिसका साइज़ 2 GB का होना चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए GP2, इसमें जो है तो परमिशन होनी चाहिए रीड ओनली की। आफ्टर दैट इसका जो रिक्लेम पॉलिसी है, रिक्लेम मतलब मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम डिलीट होता है तो वॉल्यूम का डेटा भी चला जाएगा, सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ, पॉड डिलीट होगा तो पॉड के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी डिलीट होगा, ये वॉल्यूम को रखना है। तो यहाँ पर आता है आपका एक रिटेन एक डिलीट। तो इसने बोला कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, तो जो आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हो यही आपका कहलाता है सर पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। बात आ गई समझ में। मतलब ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा हाँ फिर फाइल में। बिल्कुल, अब आ गई आपको कुबरनेटिस समझ में। जब आपको ये पता लग गया कि फाइल में डिफाइन करना, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम क्या होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपका जो पीवी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम है, वो क्या है सर, आपका एक स्टोरेज होता है जो कि क्या है, फिजिकल स्टोरेज है, और ये कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर पहले से आपके क्लस्टर के अंदर बना के रखता है, राइट। उसके बाद आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम क्या होता है, एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के अंदर या फिर इस यामल फाइल के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा जो पॉड है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, राइट। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। तो सपोज दैट कि आपने क्या किया सर, एक पीवी बनाया परसिस्टेंट वॉल्यूम, तो सपोज दैट आपने यहाँ पर n नंबर ऑफ क्या कर दिया सर, आपने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। तो आपने एक वॉल्यूम ये क्रिएट किया, दूसरा वॉल्यूम आपने ये क्रिएट कर दिया, राइट। आफ्टर दैट तीसरा वॉल्यूम ये क्रिएट किया। अब सभी वॉल्यूम का साइज़ क्या होगा, अलग अलग रखोगे, किसी का 10 GB, किसी का 20 GB, किसी का 30 GB, इस तरीके से आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। ये क्या है सर, आपके पीवी। तो मैंने बोला कि इसका साइज़ जो है वो 10 GB है। क्लाउड जो है मैं AWS लेके चल रहा हूँ। सेकेंड वाला जो है मैंने बोला ये इसमें मेरा जो
साइज है वो कितना है 20 GB का है, राइट। तो हमने डिफाइन कर दिया सर 20 GB। आफ्टर दैट यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया 30 GB। परफेक्ट। तो हमने बोला कि सर हमारा यहाँ पर जो पीवी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम है, वो हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट आवर फिजिकल वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ उज्जवल सर, मैंने एक पॉड क्रिएट किया, सपोज दैट मैंने एक पॉड क्रिएट किया, तो इस पॉड को ये कैसे पता लगेगा कि इसको कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है, क्या 10 GB वाला यूज़ करना है या 20 GB वाला यूज़ करना है या 30 GB वाला। तो इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी एक पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, मतलब एक यामल फाइल लिखेंगे। नेम स्पेस या कुछ लेबल से नहीं तो समझ में आएगा, हम फाइल में लिख दे कि मतलब मुझे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मैप कर लेंगे कि इस नोड 1 को। क्या बोलो, फिर से बोलो। जैसे हम फाइल लिखेंगे, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 10 GB 20 GB 30 GB में कहाँ इसको अटैच करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जब फाइल में हम नहीं लिख सकते हैं कि या लेबल या नेम स्पेस से किस पे अटैच हो जाओ। नेम स्पेस क्या होता है पहले तो ये बताओ। जो नेम स्पेस है जैसे प्रॉड का हो गया, या फिर मतलब हम डिवाइड कर देते हैं ना, मान लीजिए नोट्स को, ये इतने कंटेनर के हो गए तो या एक नेम स्पेस के अंदर 10 वॉल्यूम हो गए, फिर क्या करोगे। अच्छा, तो सर या फिर कोई लेबल लिख दे, कोई नाम या कोई कोड नंबर जिससे वो अटैच हो जाए। लेवल क्या, लेवल तो हम नोड को देते हैं या पॉड को देते हैं। या तो सर मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपन जो उससे वो अटैच हो जाए कोई। नहीं तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें बताओ कि क्या सोच के आप बोल रहे हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये कर सकते हैं। ये तो मैं सर ऐसे सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच तो रहे हो, बट किस पर्पज से सोच रहे हो। भाई आपने बोला कि ये नेम स्पेस के थ्रू मैप हो जाए, नेम स्पेस में फंडा आ गया कि एक नेम स्पेस पे 50 वॉल्यूम है, फिर क्या करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म, राइट। और मान लीजिए आप कह रहे हैं हम किसी नोड 1 पे इसको अटैच करना है 10 GB को, ठीक है, ठीक है। तो 10 GB का कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, वो हम फाइल में लिख दें कि इसके साथ वो अटैच रहे। बिल्कुल, तो वो फाइल में लिखेंगे। SR1 SR2 SR3 इस तरह लिख सकते हैं जैसे माउंट करते थे उस समय। वही वैसे मैं सोचने की बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे ना कि भाई हमारे वॉल्यूम का साइज कितने जीबी का होगा। फिर अगर मान लो वॉल्यूम का साइज मैच नहीं हो रहा है तो फिर इसमें रीड पॉलिसी जो होती है, एक्सेस पॉलिसी, वो मैच करेगा। एक्सेस पॉलिसी भी मैच नहीं करेगा तो फिर इसके अंदर हम जो आएंगे वो रिटर्न रिक्लेम पॉलिसी के बारे में मेंशन करेंगे, तो उसके बेसिस पे ये करेगा। समझ रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब हम कोई वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, फिजिकल वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं पीवी, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम। फिर उसके बाद बात आती है कि सर अगर मैं किसी वॉल्यूम के साथ अपने पॉड को अटैच करना चाहता हूँ, मैप करना चाहता हूँ, दैट मीन्स मुझे लिखना पड़ेगा क्या सर, पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। समझ में आया। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग स्टाइल समझो कैसे वर्क करता है। आपका मान लीजिए कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या करेगा, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर सर आपका एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करने का डिफाइन करेगा। अच्छा, ये काम जो होता है ना आपका कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर पहले ही करके रख देता है। इस पे बाद में जब यूज़र कोई काम कर रहा होता है, जैसे आपका यहाँ पर पॉड क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब तो बाद में होगा, बट जब कुबरनेटिस का सेटअप हुआ जाएगा, जब क्लस्टर वगैरह सेटअप किए जाएंगे, तो उसी टाइम पे ये क्या करेगा सर, आपका जो कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये आपके वॉल्यूम और साइज ऑटोमेटिक बना के रख देगा, ठीक है। उसको पता होता है कि भाई यहाँ पर ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। फिर उसके यहाँ पर जब कोई यूज़र आता है, अब यूज़र का मतलब क्या हो गया, पॉड हो गया या एप्लीकेशन हो गया, तो ये क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे जो है तो 5 GB का स्टोरेज चाहिए। तो अब देखो आपके पास 5 GB का स्टोरेज है क्या, नहीं, तो ये बोलेगा भैया कि हमारे जो रिक्वायर्ड है वो 5 GB का, तो ये बोलेगा 5 GB का तो नहीं है, मिनिमम 10 GB का है जो कि 5 GB से ऊपर का है। तो ये क्या करेगा, इस 10 GB वाले को असाइन करवा देगा, किसको, आपके पॉड को। यही आपका पीवीसी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम कहलाता है। बात आ गई समझ में। तो कुबरनेटिस के अंदर पीवीसी को पीवी से मैच करता है, और अगर उसकी मैचिंग हो जाती है तो वो क्या करता है सर, उसको स्टोरेज असाइन करवा देता है। बात आ गई समझ में। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा सा आते हैं अगर हम यहाँ पर, तो मैं आपको इसका जो यामल फाइल है वो दिखाता हूँ। तो कुबरनेटिस पीवी एंड पीवीसी, देखो, तो ये आपको यामल फाइल मिल जाएगी। तो एक आइडिया लग गया होगा आपको कि सर हर चीज़ का डॉक कहाँ पर अवेलेबल है, कुबरनेटिस की साइट पे, राइट।
देखें आप, तो ये आपका डिफाइन है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन, हाँ बोलिए। ठीक है, वो देख लेना, कुछ नहीं है, ये फाइल से ये देखो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, ये देख लो, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम है, पाथ कौन सा लेना है, ये सब चीज़ें डिफाइन है। तो इस तरीके से, तो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ अगर कि मुझे क्या करना है सर, यहाँ पर पीवी क्रिएट करना है या पीवीसी क्रिएट करना है, तो मुझे उसके लिए दोनों के लिए क्या करनी, फाइल लिखनी, बात करता हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक आता है आपका सर प्रोविजनिंग है, कि आता है स्टैटिक प्रोविजनिंग, दूसरा आता है डायनामिक प्रोविजनिंग। स्टैटिक प्रोविजनिंग में क्या होता है, अ कुबरनेटिस क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर create a number of PVs, they carry the details of real storage which is available for use by cluster users, they exist in the Kubernetes API and are available for consumption। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मेथड हमने अभी पढ़ा ये कहलाता है स्टैटिक प्रोविजनिंग, कि इसमें कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करके रख देगा, फिर जब आपका पॉड या एप्लीकेशन, या फिर इसी को हम लोग यूज़र बोलते हैं, तो यूज़र जब रिक्वेस्ट डालेगा तो इसको क्या करेगा, मैच करके असाइन करवा देगा। तो ये आपका जो मेथड कहलाता है, ये कहलाता है स्टैटिक प्रोविजनिंग। बात आगे समझ में उज्जवल जी? हाँ। नेक्स्ट आता है आपका डायनामिक प्रोविजनिंग। अब डायनामिक प्रोविजनिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि भाई साहब यहाँ पर इसने रिक्वेस्ट किया मुझे 50 GB का स्टोरेज चाहिए। अब 10, 20, 30 GB का स्टोरेज है, बट 50 GB का स्टोरेज नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, 50 GB का स्टोरेज। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। तो उस केस में भाई साहब हमें यूज़ करना होता है डायनामिक प्रोविजनिंग। बात आ गई समझ में? यहाँ पर लिखा हुआ भी है साफ साफ, व्हेन नन ऑफ द स्टैटिक परसिस्टेंट वॉल्यूम द एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएटेड मैच अ यूज़र परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। मतलब यूज़र क्या कर रहा है, एक वॉल्यूम की रिक्वेस्ट डाल रहा है कि मुझे इतने साइज़ का चाहिए, बट पहले से ही कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर ने बना के नहीं रखा है, तो उस केस में हमें यूज़ करना होता है डायनामिक प्रोविजनिंग। बात आ गई समझ में? अब ये डायनामिक प्रोविजनिंग के लिए सर क्या होता है, यहाँ पर हमें स्टोरेज क्लास का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है सर, स्टोरेज क्लास का यूज़ करना पड़ता है। सो इसमें क्या होता है, द पीवीसी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम मस्ट रिक्वेस्ट अ स्टोरेज क्लास एंड द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव क्रिएटेड कॉन्फ़िगर्ड दैट क्लास फॉर डायनामिक प्रोविजनिंग टू ऑक्योर। तो ये बोल रहा है कि आपका जो पीवीसी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम होता है, उसके अंदर आपका एक स्टोरेज क्लास की रिक्वेस्ट डिफाइन होगी, तभी जाके आपका ये क्या करेगा, इसके अंदर डायनामिक प्रोविजनिंग स्टार्ट करेगा। बात आ गई समझ में? तो सिंपल सा फंडा है कि जो चीज़ पहले से ही कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखता है वो आपका स्टैटिक प्रोविजनिंग के थ्रू होता है, और जो चीज़ कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर बना के नहीं रखता है और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, उस केस में यहाँ पर डायनामिक प्रोविजनिंग का यूज़ किया जाता है। बात आ गई समझ में सर? क्लियर हुआ यस और नो उज्जवल जी? अब चलिए, अब बात आती है इसमें रीड का मोड। तो यहाँ पर जैसे आएंगे आप फाइल में, थोड़ा सा देखो, तो ये आपका रीड मोड, जिसे हम एक्सेस मोड यहाँ पर लिखते हैं। तो ये एक्सेस मोड कितने टाइप के होते हैं सर? हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस मोड होते हैं। पहला आता है रीड राइट वंस। क्या आता है? रीड राइट वंस। मैं लिख देता हूँ तो याद रहेगा, थोड़ा सा देख के ज़्यादा इजी। एक्सेस मोड, क्या बोला सर मैंने? एक्सेस मोड। तो आपका जो एक्सेस मोड होता है वो 3 टाइप के होते हैं सर। पहला आता है नंबर 1 पे आपका रीड राइट ओनली वंस, ठीक है, ओनली नहीं वंस। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? रीड राइट, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो समझ, ठीक है, रीड राइट वंस। सेकंड नंबर पे आता है रीड ओनली मैनी, ठीक है। इसका भी कोड रहता है जैसे, सॉरी, लिनक्स इसका भी कोई कोड रहता है कि जैसे लिनक्स में, तो या फिर जस्ट मेंशन करना होता है? इसमें आप जब वॉल्यूम यूज़ करते हो ना, तो AWS वगैरह का उस टाइम पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो स्टोरेज का टाइप होगा वो कौन सा होगा, GP2 GP3 उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर रीड राइट मैनी। चलिए, तो ये आपके पास 3 चीज़ें, रीड राइट वंस, रीड ओनली मैनी, रीड राइट मैनी, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास आते हैं। इनका मतलब क्या होता है जरा समझिए। नंबर 1 पे आता है रीड राइट वंस। इसका मतलब होता है कि एक पॉड रीड राइट कर सकता है आपके इस वॉल्यूम को।
सपोज दैट आपने रीड राइट एक्सेस मोड क्या डिफाइन कर दिया, रीड राइट वंस, तो एक ही पॉड इस वॉल्यूम को क्या करेगा सर, रीड राइट कर पाएगा जब तक इससे है। अगर आपने रीड ओनली मैनी कर दिया तो इसमें क्या होगा कि इस वॉल्यूम के अंदर का जो भी डेटा है वो सारे पॉड्स मतलब मल्टीपल पॉड्स क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। इसी तरीके से आपका आता है रीड राइट मैनी, तो इसमें क्या होगा, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन मल्टीपल पॉड कर पाएंगे किस पे, एक वॉल्यूम के अंदर। तो ये आपके एक्सेस मोड कहलाते हैं। बात आ गई समझ में? क्या बोला मैंने उज्जवल सर, बताएं। तो मतलब सर रीड राइट वंस तो एक ही बार रीड राइट हो पाएगा, रीड ओनली एक ही बार नहीं, एक ही पॉड, एक ही पॉड, हाँ एक पॉड कर पाएगा मल्टीपल टाइम। और रीड राइट मेनी मतलब मल्टीपल में राइट और रीड दोनों कर पाएगा। हाँ मल्टीपल पॉड कर पाएंगे रीड ओनली, और रीड राइट मैनी मतलब मल्टीपल पॉड रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर पाएंगे। ठीक है सर। चलिए समझ में आए? तो ये था हमारा कुबरनेटिस के अंदर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जरा अपन इसकी लैब करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और मिसिंग था, रिक्लेम पॉलिसी आता है सर। इसमें क्या आता है सर, रिक्लेम पॉलिसी। अब ये रिक्लेम पॉलिसी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आता है रिटर्न, दूसरा आता है डिलीट। क्या होगा कि जब आपका पॉड क्रैश हो रहा है तो आप वॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हो, या पॉड क्रिएट हो सॉरी पॉड डिलीट होने के बाद वॉल्यूम को रखना चाहते हो, तो यही चीज़ आप क्या कर सकते हो सर, इसमें रिटर्न क्लेम पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हो। बात आ गई समझ में? चलिए, तो ये था सर हमारा इसका लैब बोल रहा हूँ, थ्योरी। अब आते हैं जरा अपन इसकी लैब करने के लिए। तो इसकी लैब करने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अलग तरीके से रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि सर हमारा जो यहाँ पर एक स्टोरेज क्लास वगैरह जो भी यूज़ करोगे आप सर, वो क्या है, कुबरनेटिस का कौन सा वर्जन सपोर्ट करेगा। अगर आप कुबरनेटिस बोल रहा हूँ, AWS का EBS वॉल्यूम यूज़ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो सर, EBS वॉल्यूम यूज़ करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, आपको EBS CSI ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, EBS CSI ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। कब, जब आपका कुबरनेटिस का वर्जन ग्रेटर देन है 1.20 से, कुबरनेटिस वर्जन ग्रेटर देन हो 1.20 से, तब आप AWS का EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करके आप AWS के EBS वॉल्यूम को यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर जो API वर्जन यूज़ होगा सर आपका, वो API वर्जन होगा kubernetes.io/AWS EBS में, ठीक है, kubernetes.io/AWS EBS। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात आ गई समझ में? यस और नो? तो सर ये कैसे से देगा, समझ में नहीं आता सर। क्या चीज़? मतलब CSI जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल करना है आपको। आपका जो क्लस्टर होगा, जैसे EC2 इंस्टांस हो गया, उसमें EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करना आपको। क्लियर? चलिए आते हैं जरा और करते हैं लैब। तो सबसे पहले क्या करना है सर, एक कुबरनेटिस क्लस्टर रेडी कर लेना। तो कुबरनेटिस क्लस्टर रेडी करिए सर, उज्जवल जी करें आप स्क्रीन शेयर करके, तो आपकी लैब परफॉर्म करवा देते हैं। सर मैं शेयर करूं? सर मेरे आज थोड़ी तबीयत खराब है, मैं लेटे लेटे पढ़ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अभिषेक जी आपका अकाउंट बताएंगे मुझे? सर आप इतना चिल्लाएंगे मैं तबीयत एकदम ठीक भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अकाउंट तो आपके पास है सर। मैं भूल गया उसका, आपका जो क्या बोलते हैं, जो क्रेडेंशियल था वही सेम है, कोई चेंज नहीं वो तो ठीक है, मैं ये भूल गया कि इसका निक नेम क्या किया था मैंने सेट। अच्छा निकले अलियास जो सर इसके लिए AWS का अकाउंट जरूरी है क्या, जैसे EBS S3 जो लगाने के लिए? हाँ तो आपका EBS वॉल्यूम और कहाँ पर यूज़ करोगे आप? नहीं, अच्छा तो S3 भी लगा सकते हैं, बकेट भी लगा सकते हैं। हाँ बकेट का भी यही सेम फंडा रहेगा? ये मोदी -इंडिया आपने दिया था? नहीं नहीं, मैंने दिया था जो एकदम अस्त व्यस्त हो गया है वो। सर विवेक -इंडिया था सर। चलो खुल गया।
मिला है? हम्म। सबसे पहले क्या करना है सर, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है T2.medium का या T3.medium का, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, अपना कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप हो जाए। नहीं तो एक काम करते हैं उज्जवल सर, कल करते हैं इसको, क्योंकि ना अभी अपन कुबरनेटिस का क्लस्टर इसमें सेटअप करेंगे तो अपना टाइम हो जाएगा जब तक में, तो कल तो सर आज AWS तो है नहीं? है ना, है क्यों नहीं, 9 बजे मैसेज डाला था मैंने। अच्छा हाँ AWS वो सब सही है, तो अब इसका सेटअप करके फिर कल हाँ, तो आप इसमें क्या करना अभिषेक सर, इसमें आप अपना कल मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले, जैसे कल तो 9 बजे ही रहेगी अपनी क्लास, तो आप क्या करना कि इसमें एक कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर लेना, ठीक है। ठीक। डॉक मैंने आपको दे ही दिया ऑलरेडी। तो जो डॉक आपने जो दिया था उसमें हाँ। लास्ट में जो उसी को बस फॉलो करना है। बिल्कुल, है ना। तो क्या होगा कि अपन कल साथ ही साथ दोनों कर लेंगे। अभी क्या है कि मैं क्लस्टर सेटअप करूंगा और उसका चार्जेस जनरेट होगा और अपना लैब नहीं हो पाएगा वॉल्यूम वाला, राइट, टाइम हो जाएगा। सर वो क्लस्टर कैसे सेटअप करेंगे सर? एक पैक मार के बताओ यार अभिषेक जी कैसे सेटअप करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते अच्छा हैं। सर, तो कल कितने बजे क्लास होगा उससे सर मतलब नोड ही बनाना रहेगा ना, मतलब क्लस्टर सेटअप मतलब नोड ही करना रहेगा ना?